Welcome to the channel of your national tutor. In today's video, we are going to focus on a very specific topic regarding the international और commercial arbitration, जिसके अंदर हम देखेंगे कि वो कहाँ से ड्राइव हुआ है और उसके क्या मीनिंग्स हैं. So the doctrine of competence starting with K ड्राइव फ्रॉम a German doctrine, जो कि जर्मनी में बहुत ज़्यादा यूज़ की जाती थी, लेकिन अब इसका यूज़ बहुत एक मुख्तसर हो गया हुआ है डिफरेंट कंट्रीज़ के अंदर, लेकिन बहुत से कंट्रीज़ अभी भी इसको फॉलो करते हैं. इंटरनेशनल आर्बिट्रेशन के अंदर बेसिकली इसको यूज़ किया जाता है. कंपिटेंस प्रिंसिपल स्टार्टिंग विद सी, इसका मतलब होता है अगर एक आर्बिट्रेशनल ट्राइब्यूनल है तो उसके पास कंप्लीट पावर है रिगार्डिंग द जुरिस्डिक्शन ऑफ द मैटर. किसी कंट्री के नेशनल कोर्ट को ये हक नहीं है कि वो कह सके कि मैं इस आर्बिट्रेशनल ट्राइब्यूनल के जो डिसीजन है उसको रिव्यू करूंगा या उसके ऊपर अपना फैसला सुनाऊंगा. दे कैन रिव्यू इट बट दे कैन मेक अ काउंटर डिसीजन अपॉन इट. ये डॉक्ट्राइन बेसिकली ये बताती है कि एक ट्राइब्यूनल के पास इतनी पावर है कि वो अपने आप से डिसाइड कर सके टू डिसाइड द क्वेश्चंस रिगार्डिंग द एग्रीमेंट के एग्रीमेंट के अंदर क्या बात है, उसके ऊपर हमने कैसे फैसला देना है. एंड अगर कोई क्वेश्चन कंसर्न हो रहे हैं जुरिस्डिक्शन के अंदर तो ये ट्राइब्यूनल बताएगा कि क्या ये उनकी जुरिस्डिक्शन के अंदर ये बात आती है या नहीं आती, ना कि ये स्टेट कोर्ट्स कहेंगी कि देखें ट्राइब्यूनल इसके ऊपर फैसला नहीं दे सकता क्योंकि ये उनकी जुरिस्डिक्शन में नहीं है. नहीं, ये कोर्ट्स के पास ही हक नहीं है. अगर एक डिस्प्यूट आर्बिट्रेशनल ट्राइब्यूनल के पास चला गया है तो ये उनकी जुरिस्डिक्शन में फॉल करता है और उनके पास ये पावर है कि वो उसके क्वेश्चंस को डिसाइड कर सके और अपनी जुरिस्डिक्शन के ऊपर जो क्वेश्चन अराइज हो रहे हैं उनको डिसाइड कर सके. जब बात आती है कि आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट की, कि क्या आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट वैलिड है या नहीं, तो ये चीज़ भी आर्बिट्रेशनल ट्राइब्यूनल देखेगी, ना कि स्टेट कोर्ट्स देखेंगी. जब हम बात करते हैं सेपरेबिलिटी कॉन्सेप्ट की तो उसके अंदर बताते हैं कि जो आपका आर्बिट्रेशन का एग्रीमेंट है वो दूसरे एग्रीमेंट से सेपरेट है. अगर आपका कोई कॉन्ट्रैक्ट या आपका कोई कमर्शियल एग्रीमेंट जो है वो नल या वॉइड हो गया तो इसका मतलब हरगिज ये नहीं है कि आपका जो आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट था वो भी नल एंड वॉइड हो गया. अगर आपका वो दूसरा एग्रीमेंट नल एंड वॉइड होता भी है तो फिर भी आप अपने डिस्प्यूट को आर्बिट्रेशनल ट्राइब्यूनल के पास लेके जाएंगे क्योंकि ये सेपरेबिलिटी कॉन्सेप्ट है और जो हमारी क्लॉज होती है आर्बिट्रेशन की वो हमारे दूसरे एग्रीमेंट से सेपरेट होती है. फिर बात आती है कि हमारे नेशनल कोर्ट्स के पास पावर कब आएगी. देखिए, जब तक तो हमारी आर्बिट्रेशन एक आर्बिट्रेशनल ट्राइब्यूनल के पास है तब तक तो हमारे नेशनल कोर्ट्स उसके ऊपर अपना फैसला नहीं दे सकते. लेकिन जब हमारा आर्बिट्रेशन एग्रीमेंट जो कि सेपरेट है हमारे कमर्शियल एग्रीमेंट से, अगर वो नल एंड वॉइड हो जाता है, अगर उसके अंदर कोई ऐसी बात आ जाती है जिसकी वजह से आर्बिट्रेशन नहीं हो सकती, आर्बिट्रेशन का होना इम्पॉसिबल हो जाता है, तो फिर हमारा वो डिस्प्यूट जो है हमारे नेशनल कोर्ट्स के पास जाएगा और वो उसके ऊपर फैसला सुनाएंगे अपना. अब ये कंपिटेंस प्रिंसिपल क्यों आया था? बिकॉज बहुत कंट्रीज ऐसे थे जो ये करते थे कि अपनी वो आर्बिट्रेशन डैमेजेस से बचने के लिए उन्हें पता होता था कि अगर हम आर्बिट्रेशन में जाएंगे तो ये डैमेजेस हमारी स्टेट के ऊपर आएंगे, तो वो लोग अपने कंट्री से एंटाई आर्बिट्रेशन इंजंक्शंस ले आते थे, ठीक है, जिसकी वजह से आर्बिट्रेशन को रोक दिया जाता था और कहा जाता था कि ये जो प्रॉब्लम है, जो डिस्प्यूट है, ये हमारी कंट्री की जुरिस्डिक्शन के अंदर फॉल करता है, इसकी वजह से हमारे नेशनल कोर्ट्स इसको देखेंगे. पाकिस्तान के अंदर भी बहुत से केसेस ऐसे हैं जिसके अंदर बेशक पाकिस्तान ने न्यूयॉर्क कन्वेंशन को अभी रेटिफाई किया हुआ है, लेकिन स्टिल बहुत से प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो फेस करने पड़ रहे हैं आर्बिट्रेशन ट्राइब्यूनल्स को इन्फोर्समेंट के लिए पाकिस्तान के अंदर. सो दिस वाज द कंसेप्ट ऑफ कंपिटेंस डॉक्ट्राइन. कंपिटेंस स्टार्टिंग विद के इज बेसिकली फॉर जर्मन कॉन्सेप्ट और स्टार्टिंग विद सी जो मोस्टली अब यूज होते हैं सारे कंट्रीज की तरफ से, तो इसमें कोई डिफरेंस नहीं है, दे बोथ आर सेम. एंड दिस वाज ऑल फॉर टुडेज वीडियो. थैंक यू वेरी मच.